सभी बंधुओं को नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और ठीक रहने का प्रयास करिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आप ये देख कर के आए होंगे जो आपके समक्ष लिखा हुआ है, रिजल्ट कैसा रहा है 2023-24 में। खासकर मैं यहाँ संस्कृत ऑप्शनल की यहाँ बात कर रहा हूँ और फिर मैं ऑप्शनल के महत्व की भी बात कर रहा हूँ कि कैसा रोल होता है ऑप्शनल का और क्यों लोग ऑप्शनल के कारण ही रैंक प्राप्त कर रहे हैं और कैसे ऑप्शनल के कारण ही सिलेक्ट नहीं हो पा रहे या इंटरव्यू कॉल नहीं हो रहा है। यहाँ रिजल्ट की बात करने वाले हैं कि कैसा रहा है इस बार 2023-24 का संस्कृत का रिजल्ट। उत्सुकता आप लोगों की बहुत दिन से होगी, रिजल्ट को भी कई दिन हो गए हैं आकर के, लेकिन चूँकि कई सारे कारणों को पता करना था, रिजल्ट पता करने की बात है, बात करनी थी सभी से जिनके रिजल्ट आए हुए हैं कि क्या कारण रहे कि कम नंबर आए हैं और कितना अटेम्प्ट किए थे, किस गुणवत्ता से आंसर लिखे थे, आंसर को मंगवाना पड़ा है। साथ में ये भी विमर्श करना पड़ा उनसे कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था और कितना लिखा था, कितना पेज किए थे। तो ऐसे सभी विश्लेषण करने होते हैं, क्योंकि वरना ये समझ नहीं आएगा कि कैसे कम हुए रिजल्ट या कैसे अच्छा है रिजल्ट। ठीक है, तो ये सभी विमर्श करने होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये लेट रहा, वरना मैं उसी दिन ही ला सकता था ये। तो चलिए सबसे पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या रहा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि क्या ये रहा कि आगे क्या कमियां रही हैं, उन सभी पर बात कर लेंगे। तो सबसे पहले रिजल्ट ये रहा, देख लीजिए आप लोग कि मैं यहाँ 4 स्टूडेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये पेपर 1 के है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये पेपर 1 है। एक मिनट रुकिएगा, ये पेपर 1 है और ये पेपर 2 है। तो 1 और 2 ये सेकंड दोनों पेपर हैं। एक विद्यार्थी के 290 अंक आए हैं। ठीक है, पहली बात तो मैं बता दूं, फाइनली सिलेक्शन में से किसी का नहीं हुआ है, और लेकिन हम लोगों को फाइनली सिलेक्शन से ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि नंबर कम क्यों आए हैं या कितने नंबर आए हैं, या ऑप्शनल कमज़ोर तो नहीं रहा है, ये देखना है। दूसरा ये कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, और 290 नंबर आने के बाद ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि 290 नंबर आए हैं। फर्स्ट पेपर में 152 नंबर रहे हैं, सेकंड पेपर में 138 नंबर रहे हैं। सिलेक्शन ना हो पाने का कारण ये है कि जीएस में थोड़े से कम नंबर हैं इनके, जैसे कि एक जीएस 1 में 81 के करीब हैं और जीएस 2 में 80, जीएस 3 में 83 के करीब हैं। एक तो ये नंबर कम है थोड़ा सा, और 110 के करीब इन्हें एससी वगैरह में मिले हैं, यानी कि एससी और जीएस 4 में भी ज़्यादा बेहतर अंक नहीं मिले हैं। और साथ में ये है कि इन पर्सनालिटी टेस्ट में भी 150 या 54 के करीब इनको मिले हैं नंबर। तो ये कि टोटल है कि नंबर कम रहे। दूसरा कि जो टोटल इनके नंबर रहे हैं लगभग 925 के करीब हैं, और कट ऑफ आप जान रहे हो जनरल स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी से, तो 900 शायद 45 या के 50 के करीब कट ऑफ रहा है ना जनरल का, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनली। लेकिन ऑप्शनल में अच्छा नंबर रहा, काफ़ी अच्छा रहा। 152 फर्स्ट में रहा, 138 सेकंड में रहा, जो ये प्रदर्शित कर रहा है कि रिजल्ट तो संस्कृत को लेकर के ऐसा नहीं हुआ कि संस्कृत ऑप्शनल में एकदम नंबर कम कर दिए हों। ठीक है ना, कुछ लोगों का चूँकि रिजल्ट ना पता चलने से पहले ये रह रहा था कि इसमें कम नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, नंबर अच्छे आ रहे हैं। 200 नंबर, 90 नंबर बहुत होते हैं। और हिंदी साहित्य इत्यादि के भी देखें, अन्य साहित्यों के देखें तो 260 सा 70 पर रुक गए हैं कई लोग चीज़ें। लेकिन ऐसा भी नहीं, कुछ में ठीक भी आए हैं नंबर, और 320 भी नंबर ऑप्शनल में आए हैं कुछ बेस ऑप्शनल में। और तो इस प्रकार संस्कृत का सबसे जो हाईएस्ट इस बार का मार्क्स है वो 290 है अभी तक की मेरी जानकारी में। और भी अधिक जानकारी मिलती है, मेरे सूत्र कई जगह पर मैं पता कर रहा हूँ, और भी चीज़ों के जो भी सामने आएंगे और विद्यार्थी उनके भी पता करेंगे। सेकंड नंबर 243 रहे हैं, 132 फर्स्ट पेपर में रहे हैं, 111 है सेकंड पेपर में रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो है 203 फर्स्ट पेपर में रहे हैं, और
जो मतलब 203 कंप्लीट नंबर हैं, 96 फर्स्ट पेपर में हैं और 107 सेकंड पेपर में है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये हो गया। ऐसे ही चौथे विद्यार्थी के 200 अंक रहे हैं, 107 फर्स्ट पेपर में रहे हैं और 93 सेकंड पेपर में रहे। अब यहाँ ये नंबर आपने देखा, यानी कि ये जो इनके 243 रहे, 290 रहे, 200 रहे, 3 रहे, 200 रहे, 40-50 अंक का अंतर है। और ऐसा अंतर क्यों है? दूसरा एक बात और यहाँ प्रश्न आ रहा, यानी कि एक तो 40-50 नंबर का अंतर है मार्क्स में, दूसरा कि पेपर 1 में नंबर ठीक है, पेपर 2 में नंबर कम है, लेकिन जो 203 और 200 नंबर जिन विद्यार्थियों के आए हुए हैं उनके लगभग दोनों पेपरों में समान दिखाई दे रहे हैं। आपको समझ में आ रहा? अब देखो, जिसके 290 या 243 आए उसके फर्स्ट पेपर में ज़्यादा है, सेकंड में थोड़े कम नंबर हैं। अब देखो, कोई ये कहे कि सेकंड पेपर में ज़्यादा कम होते नंबर तो 138 है, ठीक है, फर्स्ट पेपर में कम होते तो 152 है। पिछले बार भी 2022 में भी हमारे स्टूडेंट के 148 नंबर फर्स्ट पेपर में थे, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये भी रहे हैं, तो ये नंबर रहा है। अब बात ये है कि 40-50 अंतर क्यों रह रहा है, और जब मैंने इनसे बात किया कि इतने नंबर कम क्यों आ रहे हैं, ये वाले नंबर कम क्यों रहे और ये ज़्यादा क्यों रहे, तो समझ में ये आया, बात मतलब निष्कर्ष निकल के ये आया कि ये नंबर कम क्यों हैं। उसके कई सारे कारण हैं। और दूसरा ये कि पहली बात तो ये कि एक है कि इस वैकल्पिक में नंबर तो ठीक आते हैं, लेकिन उसके लिए ठीक लिखना होता है। फर्स्ट बात ठीक लिखने की बात है कि ठीक लिखोगे तो ठीक नंबर आएंगे। अब दिक्कत क्या है कि कमी क्या रही है, जो इनके कम नंबर आए हैं इनकी क्या कमियां रही हैं, वही मैंने जो इन लोगों से बात किए हैं और पता किया है, वो सभी कमियां मैं यहाँ बता रहा हूँ, उनके उपाय भी मैं बता रहा हूँ। और दूसरा ये कि मैं क्या इनिशिएटिव करने वाला हूँ, हमारे विद्यार्थी जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं या अभी पढ़ रहे हैं या फिर जो मेरे अभी पढ़ चुके हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन सभी को मैं क्या करने वाला हूँ, इस रिजल्ट के बाद क्या करने वाला हूँ, उनके लिए विशेष स्ट्रेटजी के बारे में और क्या सहायता करने वाला हूँ, ये सभी मैं बात बताऊँगा। कमी क्या रही है ये भी बताऊँगा। स्वीकारनी तो पड़ेगी कमियाँ, क्योंकि कमी रही हैं। चलिए, और तो सबसे पहली बात कि 2023 का जो पेपर आया, पेपर को थोड़ा सा देखेंगे। पहले 2023 के पेपर में क्या आया और कैसा पेपर आया, ये थोड़ा सा पेपर देखेंगे, और इसलिए ये मालूम चल जाएगा कि कैसा रहा। देखिए, एक बात तो अच्छा है कि पेपर सामान्यतः ठीक ही आया, क्योंकि जो ये वाले नंबर आप देख रहे हो ये ठीक ही दिखा रहे हैं कि पेपर ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ क्या प्रॉब्लम हुई है, जो जिन विद्यार्थियों के कम नंबर आए हैं उनको, या उनकी स्वयं की क्या कमी रही है, पेपर की कमी नहीं रही है। फर्स्ट पेपर में देखते हैं, तो फर्स्ट पेपर में यहाँ मैंने एक बात लिखा है, यहाँ फर्स्ट पेपर में एक, आप यहाँ देखो मैंने लिखा है कि कुछ नवीन प्रश्न आ जाना। ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप लोगों को लेक्चर कंप्लीट देखना है, आपके लिए बहुत बड़ी सीख यहाँ मिलने वाली है। संस्कृत ऑप्शनल में कोई है भी नहीं जो आपको इतना सुधार करवाएगा, इतना रिसर्च करके आ रहा होगा। मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ 4-5 दिन से, चीज़ों को समझ करके, कमियाँ पा करके। तो अब देखिएगा, ये कुछ नवीन प्रश्न आ जाना, ऐसे कि कुछ ऐसे प्रश्न हम लोग कहते हैं कि रिपीटेड हो रहे हैं 100% का, कोई 90%, कोई कुछ परसेंट। मैं ही कहता हूँ कि 70-80% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो हुए भी हैं, बता देते हैं, आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन कुछ प्रश्न नए आए हैं और वो प्रश्न ही लोगों को समझ में नहीं आए हैं, ठीक है, प्रश्न ही समझ में नहीं आए हैं। जैसे कि फर्स्ट पेपर में 5 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन 50 अंक का रहता है, यूनिट का A, B, C और D और E। तो ये जो D और E इस बार क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन एक से समास पर था, यानी कि समास में बहुत गहराई से निबंध लिखने को पूछ लिया। दूसरा क्या पूछ लिया, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि इत्यत्र प्रायेण पद पाठस्य महत्वम। प्रायेण पद के पाठ के महत्व को समझाइए। अब आप खुद सोचो, आपने समास पढ़ा है और समास पढ़ने के बाद आपने इसके महत्व को पढ़ा है क्या? हालांकि मैंने महत्व इत्यादि को सब पढ़ाया है, लेकिन कमी क्या रही है अब कि
इनको वहाँ वो महत्व, चूँकि इतना गहराई में इन लोगों ने सोचा नहीं, जिनका मतलब कम नंबर आया है, कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, एक शेष जैसा क्वेश्चन आ जाएगा, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि पूछ लेगा। हालांकि ये तो सीधा ही क्वेश्चन है, पूछ लेगा। और क्वेश्चन नहीं पूछा कि प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि है क्या, बहुब्रीहि समास के बारे में निबंध लिखिए। ये पूछा कि इसके पाठ का महत्व क्या है, ये प्रायण शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों हुआ है। 10 अंक का था, 2 पेज में आपको आराम से 150 शब्द में इसको लिखना था। अब दिक्कत क्या आया है कुछ विद्यार्थियों के साथ जिनके कम नंबर रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है कि संस्कृत नहीं लिख पाए हैं। संस्कृत में लिखना था तो इतना संस्कृत लिखने नहीं लिख पाए हैं, और लिखने का प्रयास भी किया है तो समय बर्बाद हुआ है। अब समय बर्बाद होना यानी कि कहीं समय बर्बाद होगा तो कहीं दूसरे क्वेश्चन भी छूटेंगे। तो बात ये हुआ कि यहाँ जो समय बर्बाद हुआ उसके कारण कुछ दूसरे क्वेश्चन भी छूटे, और सीधे तौर पर ये 20 नंबर का पेपर बिगड़ गया उन विद्यार्थियों का जिन्होंने क्या किया, जिनको संस्कृत ठीक से लिखना नहीं आता था, या जिन्होंने थोड़ा सा संस्कृत ठीक से नहीं पढ़ा था, व्याकरण पोर्शन अच्छे से कवर नहीं किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन उन्होंने लिखने का प्रयास तो किया, लिखा तो है, लेकिन कुछ भी लिखने से पेपर में नंबर थोड़ी ना आएगा। आपको वही लिखना है जो पूछा है कि प्रायण का प्रयोग क्यों हुआ है, यहाँ प्रायः शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, इसका मतलब आपको बताना होता, महत्व बताना था। दूसरा, एक शेष समास के बारे में किसी को मालूम नहीं, सूत्र याद नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ी। तो संस्कृत थोड़ा सा लिखना सीखना होगा। तो ये समझ में आया कि 20 नंबर का ये पेपर थोड़ा ऐसा हो गया, और इस कारण ये व्याकरण के ये क्वेश्चन रही, ये क्वेश्चन रही, ये क्वेश्चन रही। ये तो जैसे हर वर्ष आ रहे थे वैसे ही लगभग ये सभी थे। हालांकि कुछ थोड़े से ऐसे पूछ लिए गए जो ज़्यादा गहराई में क्वेश्चन पूछ लिए गए व्याकरण में, जैसे सन्नवती ये वाला हो गया, समझ में आ रहा। बाकी ये सब तो बहुत सरल ही हैं, है ना। ये सबको जैसे टी संज्ञा सामान्यतः सभी को वैसे पता होता है, तो अचुवंत्यादि टी ही है ना, तो अचुवंत्यादि टी के बारे में ये सब ठीक क्वेश्चन थे, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। यानी कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुआ कि इसी यूनिट में जिसके अच्छे नंबर आए हैं फर्स्ट पेपर में, उसकी व्याकरण में अच्छी गति होगी, यानी कि उसका व्याकरण बहुत अच्छा रहा होगा, रहता है। तो जिसके फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर आते हैं उसका व्याकरण बहुत अच्छा रहता है। यानी कि पहली यूनिट को मजबूत करके रखना है। जिनके कम नंबर आए हैं उनका मेन कारण एक रहा है कि पहली यूनिट कमज़ोर थी और पहली यूनिट में अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया। यानी कि कमज़ोर क्यों होती, देखो व्याकरण एक टीचर पढ़ा भी सकता है, मैंने भी अपने विद्यार्थियों को जिनका ये रिजल्ट है उनको पढ़ाया ही है, व्याकरण पढ़ाया है। लेकिन व्याकरण पढ़ाने को ये केवल कंसेप्ट होता है, उसको याद करना पड़ता है, चीज़ों को बार बार रिवीजन करना पड़ता है, फिर याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये सब वर्क टीचर नहीं करता है, ये स्टूडेंट करता है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी मेहनत केवल 30% है आप लोगों के साथ, 70% आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका ऑप्शनल तैयार होगा या नहीं होगा। मैं गाइड करूँगा, नोट्स दूंगा, मार्क बताऊँगा, आंसर चेक करूँगा, मॉडल आंसर बताऊँगा, लिखना बताऊँगा, टेस्ट करवा दूँगा, क्वेश्चन समझाऊँगा, लेकिन रिवीजन करना, याद करना, पेपर तक ले जाना, ये सब आपके ऊपर निर्भर होता है, ध्यान रखो। तो फर्स्ट यूनिट कमज़ोर है जिसका, उसके फर्स्ट पेपर में नंबर बिगड़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी, और दूसरा यह है कि मैथ जैसा यूनिट है, यदि इसमें आपने बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया तो आपको इस यूनिट में 40 नंबर मिल सकते हैं 50 में से। कितना? 40 नंबर, सच कह रहा हूँ। इसमें 40 नंबर 35 नंबर के करीब मिल सकते हैं। जैसे कि मैं व्याकरण से आचार्य किया हूँ और मैं इसको अटेम्प्ट करता तो मुझे आराम से 35 से 40 के बीच में नंबर मिलते इसको, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इसी यूनिट में जिसका 152 आ रहा है या बहुत अच्छे नंबर 160 के करीब इस पेपर में आएंगे, 170 भी आएंगे, 160 के करीब जो भी नंबर आएंगे वो इसलिए आएंगे कि उस व्यक्ति ने 35 से 40 नंबर इस यूनिट में खींच दिया होगा। और जिसके बिगड़ेंगे उसने केवल 15 से, मतलब मैंने जो पूछा कि कितना दूं इसमें, तो 15 से 20 अंक, 15 अंक के करीब रहे होंगे जिसके ऐसे आए हैं। तो 15 से, चूँकि ये तो क्वेश्चन बने नहीं हैं, बने हैं 30 नंबर के क्वेश्चन, 30 में से सब थोड़ी ना बने हैं, कुछ गलत भी हुए हैं, कुछ याद भी नहीं आए हैं,
समझ पा रहे हो? तो 15 नंबर, यानी कि सीधे देखो यहाँ एक विद्यार्थी को जहाँ 35 से 40 नंबर मिलते हैं, वहीं दूसरे को 15 से 20 नंबर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी व्याकरण अच्छी है, उसको संस्कृत लिखना आता है, यदि थोड़ा इधर उधर भी क्वेश्चन आते हैं तो भी वो लिख लेता है। यानी कि व्याकरण मजबूत करनी है, और व्याकरण में जो निबंध आते हैं इन्हें ठीक से लिखना है। यदि ढंग से लिखना आता होता, ये सब चीज़ें स्पष्ट लिखते थे, तो आराम से 20 में से यहीं आपको 12-13 नंबर मिल जा रहा होता। और 12-13 यहाँ यदि मिल गया, 13-12-15 और 20 नंबर यदि यहाँ खींच लिए तो हो गया 35 नंबर। तो 35 नंबर ऐसे 40 नंबर आ जाता है। ध्यान रखो, तो व्याकरण ये यूनिट होने का अच्छे से तैयार होना बहुत ज़रूरी है ऑप्शनल में। ध्यान रखो, पहला व्याकरण वाला यूनिट, क्योंकि ये अनिवार्य है। मैंने कहा है हमेशा कि जहाँ अनिवार्य है वहीं कंपटीशन संस्कृत ऑप्शनल में अधिक है, और जहाँ कम अनिवार्य नहीं है वहाँ तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो वहाँ तो कैंडिडेट के अनुसार बदल जाएगा कि भाई कहाँ आपकी जाना अच्छा है। यहाँ तो आप जनरल हो, सबको बराबर ही करना है, सबका बराबर, सब यही लिखेंगे, तो आप क्या लिखोगे? समझ में आ रहा? तो व्याकरण अच्छी करनी है और संस्कृत अच्छी करनी है। क्या करनी है? इस यूनिट का उपाय क्या है आप लोगों के लिए? व्याकरण बेहतर करनी है, और दूसरा संस्कृत लिखना आना चाहिए आपको। व्याकरण बेहतर करनी है और संस्कृत लिखना आना चाहिए। मैंने 2 बातें बताया फर्स्ट यूनिट के बारे में। बार बार रिवीजन होना चाहिए, और रट लीजिए व्याकरण। क्या रटना है? या सूत्रों के अर्थों को, तो सूत्रों के अर्थ व उदाहरण रट लीजिए एकदम। और जिन पर निबंध आ रहे हैं ऐसे टॉपिक्सों को रट लीजिए निबंध लिख करके। अब ये काम नहीं किया होगा, इसलिए इसमें उनके नंबर कम आए हैं। किया ही क्या है मुझे मालूम ही है कि नहीं किया है, बात ही हुई है। उन्होंने स्वयं ही, विद्यार्थियों ने मुझे बताया कि मैंने नहीं लिख पाया सर ये क्वेश्चन, ठीक है नहीं। और विद्यार्थी भी बहुत अच्छे हैं मेरे, जो सब बताते हैं सही से कि क्या रहा है दिक्कत। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सही नहीं बताओगे तो सुधार कैसे करवाऊँगा मैं आपको, ठीक है ना। चलिए, मैं भी आप लोगों की मदद ही करने आया हूँ, और इसलिए मदद कर रहा हूँ। तो आप लोग भी ऐसा सकारात्मक दृष्टि से सोचिए और इन चीज़ों को लीजिए। तो पहले यूनिट के बारे में क्या समझा? व्याकरण के थोड़े इधर उधर क्वेश्चन रहते हैं, जिसकी व्याकरण में अच्छी रुचि और गति होती है, उसको नंबर ठीक आ गए हैं, और जिसके नहीं हैं वो। और दूसरा, रुचि और गति से नहीं है, याद किसको कितना था पेपर के समय, इस यूनिट पर कितनी प्रैक्टिस थी, कितना रिवीजन था, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। अब कर लेते हैं डायरेक्ट बात 8वीं यूनिट की। पहली यूनिट की और 8वीं यूनिट। 8वीं यूनिट अनिवार्य नहीं थी, लेकिन 8वीं यूनिट भी एक ऐसी यूनिट है मैथ जैसी कि जितना आप परफेक्ट कर लोगे उतना ही आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, नंबर मिल जाएगा। और सीधे सीधे नंबर मिलते हैं। 5 नंबर के 5 क्वेश्चन रहते हैं, ये पढ़ करके लिखना होता है। इसमें कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी ऐड करनी होती हैं, क्योंकि 3 लाइन। अब जैसे देखो यहाँ क्या लिखा है, पृथिव्याम कहा निरंतरम वर्धत, और इसका उत्तर देखो ये लिखा है, पृथिव्याम जनसंख्यायाः महाभारः निरंतरम वर्धत एव। अब ये इस बार किस लिए पूछ लिया हो गया? आपने ये देखा इस बार कि भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? आप जान रहे हो, चाइना से आगे निकल चुके हैं हम लोग, समझ में आ रहा। और उसी वर्ष इस टाइप से पूछ लिया। तो क्या करंट से उत्प्रेरित रहते हैं ये पैराग्राफ? बिल्कुल रहते हैं सर, है ना। और ये देखो, ये किसके बारे में पूछ रहा है? श्री अन्नम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, कि पौष्टिक आहार, सुपर फूड, समझ पा रहे हो। तो ये सब बातें चर्चा में रहती हैं, तो इनसे पूछा। यानी कि थोड़ी सी संस्कृत आने की ज़रूरत है। और दूसरा यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्वेन संस्कृतेन, ये वाली बात है, ठीक है। क्या है? स्वेन संस्कृतेन, संस्कृत आना थोड़ी सी ज़रूरी है। और ये कोई क्वेश्चन करते, और यदि इसमें आपने ठीक ठीक कर लिया तो इसमें भी 35 से 40 नंबर मिल जाएंगे। यानी कि 35 नंबर पक्का है आपका, यदि ठीक से 35 से 40 यदि आपको आती है ना संस्कृत, और ये आप समझ पा रहे हैं इन क्वेश्चनों के अर्थ को, और ये सब करके, तो आपको नंबर आएंगे ही आएंगे। ध्यान रखो, तो ये है। यानी कि यदि आप समझो दोनों में 35 नंबर के करीब आ गया, तो 70 नंबर फर्स्ट पेपर में यहीं हो गया, 2 यूनिट में। समझ पा रहे हो? ये सबसे बड़ी बात है कि इन यूनिटों में नंबर काफ़ी अच्छी आती है।
तो संस्कृत बेहतर करना थोड़ा ज़रूरी है, और संस्कृत बेहतर करना ज़रूरी है। संस्कृत की कमी थोड़ी सी रही है और व्याकरण की कमी, जिनके नंबर कम आए हैं, और ये कटु सत्य है इसलिए करना होगा। चलिए, और जिनके अच्छे नंबर आए उनका ये सबसे अच्छा रहता है पॉइंट, प्लस पॉइंट, यानी कि जिसके जैसे 148 पिछली बार स्टूडेंट के आए तो उसने भी यही अटैम्प्ट किया था, फर्स्ट पेपर अटैम्प्ट किया था, दोनों चीज़ें बेहतर थी इसलिए नंबर अच्छे आए। और ऐसा नहीं कि इन दोनों के कारण नंबर अच्छे आ गए, और भी इसके अलावा भी जो है उनको भी अच्छा होना चाहिए, तब तो आएंगे, क्योंकि यहाँ तो 70 ही नंबर हुआ ना। अब देखो, अब एक होता है फर्स्ट पेपर का, मैं जाना हूँ आप लोग पढ़े लिखे हैं, सबको सिलेबस वगैरह मालूम है, इसलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। अब देखो, अब आया सेकंड यूनिट भाषा विज्ञान वाला है, थर्ड यूनिट साहित्य है, 4 यूनिट साहित्य, 5 यूनिट अनिवार्य है, जो कि सभी के लिए निबंध टाइप से होते हैं। वैसे इसे निबंध ये नहीं है, तो ये आते हैं। इसमें से जो मैंने पढ़ाया था वो सब कुछ आया था, हूबहू वही आया था जो मैंने पढ़ाया था, डायरेक्ट ये सब थे। फिर दिक्कत क्या आया इसमें, विद्यार्थियों को दिक्कत ये आया कि वो संस्कृत नहीं लिख पा रहे थे, तो उस समय मान लीजिए वो चीज़ें यदि नहीं आ पाया तो उन्हें कंटेंट कम पड़ गया। नोट्स में तो पर्याप्त होता है कंटेंट, चिंता मत करो, नोट्स में पर्याप्त से भी अधिक होता है। यदि 300 शब्द 200 शब्द का उत्तर लिखना है तो नोट्स में वही कंटेंट आपका 700 500 शब्द है, समझ में आ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या आता है कि वहाँ याद नहीं आता और सब बनता नहीं है, थोड़े से कभी कभी क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है। जैसे चित्रकला पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तो चित्रकला के साथ आप भित्ति चित्रकला पढ़ते हैं और अन्य प्रकार की चित्रकला, तो यहाँ लिखा है प्राचीन भारतीय भित्ति चित्रकलाया विकासा निरूपयत, सीधा लिखा था, नोट्स में लिख सकते थे। वर्ण आश्रयो संबंधम, अब ये थोड़ा प्रैक्टिकली पूछ रहा है कि वर्ण और आश्रम के संबंध को बताइए। देखो, वर्ण क्या होते हैं जान रहे हो, और आश्रम क्या होते हैं जान रहे हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण हैं, और आश्रम 4 होते हैं, ठीक है, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ गृहस्थ और संन्यास। इनके मध्य में संबंध क्या है, देखो पुरुषार्थ और आश्रम के मध्य में संबंध तो सीधा सीधा है, लेकिन इनके संबंध में थोड़ा अलग टाइप का सिस्टम है, और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लिया। अब क्वेश्चन ही समझने में थोड़ा सा समय लग गया विद्यार्थियों को, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और जिनको संस्कृत ठीक रही होगी तो उनका ये भी ठीक हो गया होगा, इन्होंने उनको याद आ गया होगा कंटेंट। और रिवीजन से ज़्यादा होता है, यानी कि रिवीजन कितना करते हो, संस्कृत कितना करते हो, समझ पा रहे हो, संस्कृत कितना करते हो, रिवीजन कितना करते हो, यह एक महत्वपूर्ण है इस यूनिट के लिए, ध्यान रखिए आप लोग। समझ में आ रहा, तो इस यूनिट में क्या रहा, कंटेंट। अब दूसरा क्या है, इसमें गुणवत्तापूर्ण कंटेंट होना चाहिए स्टूडेंटों के पास। मेरे स्टूडेंटों के पास गुणवत्तापूर्ण कंटेंट है, मैंने ही बना करके दिया है, बहुत मेहनत करके दिया है। बस उस कंटेंट को याद करने की प्रॉब्लम है कि जितना मैंने दिया वो याद कर पाए, नहीं कर पाए, वहाँ तक वो कंटेंट पहुँचा पाए, श्लोक याद कर पाए। और याद करने से ज़्यादा इसमें ये है कि वहाँ आप प्रैक्टिस कितना करके गए हैं, समझ में आ रहा, कितनी प्रैक्टिस की है, कितना फुल लेंथ टेस्ट लगाए किए, तो ये समझ में आया। दूसरा देखो, कुछ कुछ नए क्वेश्चन आए हैं, और नए क्वेश्चन के कारण विद्यार्थियों पर नहीं बने हैं, और प्रत्येक, जैसे कि इसमें आप देखो तो, जैसे देखो शुरुआत में आपने 2 व्याकरण वाले देख लिए कि ये पहली बार आए हैं ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद आप तीसरी यूनिट में देखेंगे तो ये प्रियांक वाली विमर्द हृदया न कालिदासस्य अफरस्य वाणी, कालिदास की भाषा और वाणी की प्रशंसा में ये क्वेश्चन था। ये किसी समीक्षक का कथन है, कृष्ण कवि का यह कथन है, कृष्ण कवि इसके कालिदास की प्रशंसा में ये कहते हैं, तो ये आया। अब ये जिसको थोड़ा सा पहले से मालूम था या संस्कृत जानता था तो वो इसका अर्थ लगा जाता और लिख कर के आ जाता, ये है। तो इसी यूनिट में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। इसमें रस सिद्धांत के सूत्र, रस सूत्र समुद्रित विस्तरेण व्याख्याताम 20 अंक का था। अब 20 विस्तार से 20 अंक, यानी कि लगभग 3 पेज कंप्लीट लिखने हैं और रस सूत्र लिखना है। व्यक्ति को रस सूत्र मालूम होता है, थोड़ा बहुत 50-60 पेज शब्द का मालूम होता है, अब ये कंप्लीट नहीं लिख पाए हैं, तो इस कारण कम रहे नंबर। दूसरा, यहाँ दर्शन वाली यूनिट है, देखो ये दर्शन वाली यूनिट है। दर्शन वाली यूनिट में ये पहली बार क्वेश्चन आया, सांकर भाष्य अवलंब्य, सांकर भाष्य। अब देखो ये सीधे तौर पर आपके उसमें नहीं लगा हुआ है, लेकिन सांकर भाष्य के का ये कथन है, और कह रहा है शास्त्र योनित्वात् सूत्रम विवृणुत, उसमें ब्रह्म की सिद्धि
शब्द प्रमाण से होती है वस्तुतः, है ना। तो यहाँ शास्त्रों से होती है ऐसा कहा जा रहा है, कहा जाता है वेदांतो नाम उपनिषदम प्रमाणम, यानी कि उपनिषद के माध्यम से ब्रह्म की सिद्धि होती है, ठीक है ना। फिर आप बताते हैं अथा तो धर्म जिज्ञासा, इसके सूत्र हैं कुछ 5-6 यहाँ बताए गए हैं। तो उन्हीं के बारे में ये है कि शास्त्र योनित्वात् 31वें नंबर का ये सूत्र है जिसमें ब्रह्म की सिद्धि के बारे में बताया गया है। तो ये पहली बार क्वेश्चन आया, ये बच्चे समझ नहीं पाए हैं। अब जो ब्रह्म के बारे में जानता था, जो पढ़ करके गया था, मैंने पढ़ाया था वेदांतो नाम उपनिषदम प्रमाणम इत्यादि, तो वो सब। लेकिन दिक्कत क्या है कि कोटेशन याद रही आपको पेपर में, आपने कितने फुल लेंथ टेस्ट दिए यहाँ समय से, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आपने किसकी गाइडेंस में आंसर राइटिंग किया है, आंसर राइटिंग कैसे किया है, ये प्रश्न है यहाँ। योग शास्त्र एक ये क्वेश्चन नया आया, योग शास्त्रोकानि चित्त परिकर्मणि प्रतिपादयत, चित्त परिकर्मणि के बारे में नया आ गया था थोड़ा, तो ये भी थोड़ा सा मालूम है। तो कुल मिलाकर के ये कि कुछ नहीं आ गया, बाकी ये सब 100% रिपीटेड है पेपर, यानी कि देखो अब जो मैं कह रहा था रिपीटेड है, अब ये सब रिपीटेड है क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सब रिपीटेड है, मतलब ये सब पहले भी आ चुके हैं और पढ़ा भी चुके हैं, सीधे तौर पर नोट्स वगैरह में भी थे, तो ये तो सब आप देख ही रहे हैं, सब है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हैं। अब आपकी मतलब इसको जान करके क्या समझे आप कि ये सभी यूनिटों में पहली बात क्या है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखना आना चाहिए जो आपको नहीं आते हैं पहले, उनके लिए आप कैसा लिखोगे ये तैयारी होना चाहिए, यानी कि जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं आपको या नए आ गए हैं, उनके बारे में आपकी क्या रणनीति है, उनके बारे में क्या रणनीति है, कैसे आप लिख रहे हैं, पहले कैसे क्या ऐसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करके जा रहे, आपका टीचर ये बता रहा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, समझ पा रहे हो, ये करना जरूरी है नई प्रश्नों के लिए। संभावित प्रश्न आप पढ़ के जा रहे हैं या नहीं जा रहे, जैसे कई प्रश्न संभावित होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ आ जाते हैं, समझ पा रहे हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जो आपको सेकंड पेपर में अभी प्रश्न दिखेगा, सेकंड पेपर की अभी तो वैसे मैंने बात नहीं की, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। अब जैसे ये है, इसमें जो ये आया ना मेघे माघे गतम वयः, ये मेघे माघे गतम वयः सीधे नोट्सों में था। बृहत्त्रयी का प्रकृति मधुरो भारी गिरा, सीधे तौर पर ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ था, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं। मेघे माघे गतम वयः बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम दंडिनः गद्य सौंदर्य, सभी बिल्कुल 100% लिखे हुए हैं, तो ये है नोट्सों में आंसर थे, तो ये वाली बात है। अब देखो यानी कि चुनौतियाँ क्या लिखी हैं, अभी तक मैंने बताया कि फर्स्ट पेपर की बात की। फर्स्ट पेपर में आपको पहली यूनिट 8वीं यूनिट अच्छे से याद रखनी है, बाकी सभी यूनिटों का कंटेंट याद रखना है। दूसरा कि आपको अब से फर्स्ट पेपर में कोई भी यूनिट आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि जैसे अब इसका उपाय क्या है कि यहाँ ये नया आ गया दर्शन, इसमें ये नया 7वीं में नया आ गया, 8वीं में नया आ गया और यहाँ भी कोई नया आ गया, तो आपको ये यूनिट का आना चाहिए या ये यूनिट का आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सभी को क्वेश्चन नहीं आते थे, ऐसा जो पढ़ करके गया जिसकी साहित्य पर डिमांड है उसको ये सभी आ रहे थे, ठीक है, जिसको ये सभी आ रहे थे। तो आपको कंप्लीट फर्स्ट पेपर पर पकड़ बनानी है, फर्स्ट यानी कि प्रथम पेपर के लिए मैं बता रहा हूँ। प्रथम पेपर के लिए सबसे बड़ा ये है कि कंप्लीट प्रथम पेपर पर पकड़ बनाइए, पकड़ बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि कहीं से कुछ भी आ रहा है, इधर उधर हो रहा है, अस्थिरता बहुत ज़्यादा है, पेपर की अस्थिरता बहुत ज़्यादा है। यही पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं कि पेपर 1 में कुछ प्रश्नों की अस्थिरता है, इधर उधर ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए उन प्रश्नों को करना है जो इधर उधर आ जा रहे हैं, यानी कि सब कंप्लीट याद करके जाना है। ध्यान रखो, मैंने बताया संस्कृत लिखने संबंधी चुनौती आ रही है कि संस्कृत लिखना नहीं आता है विद्यार्थियों को, थोड़ा संस्कृत लिखना आना चाहिए, थोड़ा सा संस्कृत सीखना चाहिए। इनके लिए मैं क्या करूँगा वो मैं बता रहा हूँ, क्या इनिशिएटिव है मेरे वो भी मैं बता रहा हूँ। पहला तो इनिशिएटिव यही होगा कि मैं अब जो मेरे कोचिंग के विद्यार्थी हैं, जिन विद्यार्थियों को अब मैं बहुत अच्छे से संस्कृत सिखाने वाला हूँ कि अच्छे से संस्कृत वार्तालाप कर पाएँ, संस्कृत लिख पाएँ। इसके लिए मैं इन लोगों के लिए एक सीरीज़ चलाने वाला हूँ, और मतलब मैंने कुछ अनुवाद के लेक्चर उनको पढ़ाए हैं और भी अनुवाद, यानी कि अच्छे से थोड़ा सा संस्कृत और संस्कृत लेक्चर लिखने की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो संस्कृत के लेक्चर बनाने वाला हूँ, पहली बात। दूसरा
कि संस्कृत की कुछ कुछ यूनिटें नहीं जो पढ़ी हुई थी विद्यार्थियों ने, वो यूनिटें पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि फर्स्ट पेपर में तीसरी चौथी यूनिट, चूँकि हम लोगों ने 6 यूनिटें पढ़ी और तीसरी चौथी यूनिट को हम लोग नहीं पढ़ते थे अधिकतर, कि ठीक है क्योंकि 6 यूनिटें पढ़ ली, उसी में से 5 अटैम्प्ट करना है। इस बार कंप्लीट फर्स्ट पेपर को पढ़ाएंगे हम लोग, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं फर्स्ट पेपर में, चाहे वो पहले तीसरी यूनिट हो, चौथी हो, पाँचवीं हो, छठवीं हो, सातवीं हो। पाँचवीं छठवीं सातवीं आठवीं तो पढ़ते ही थे, केवल तीसरी और चौथी छोड़ते थे, वो भी पढ़ने वाले हैं। दूसरा ये भी करने वाले हैं, सभी यूनिट को आपको पढ़ाना है, यानी कि पेपर में पकड़ होनी चाहिए और सभी यूनिटें तैयार करने हैं। तो दूसरा मैंने क्या बताया, सभी यूनिट तैयार करनी है प्रथम पेपर में पर, और संस्कृत लिखना आना चाहिए, यानी कि सोच करके आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो संस्कृत लिखना। इसके लिए हमने बताया कि अनुवाद सीरीज स्टार्ट करेंगे, अनुवाद कंप्लीट पढ़ाऊंगा आप इन लोगों को। सभी यूनिट तैयार करना है, इसके लिए जो यूनिट तीसरी, कुछ यूनिट जो नहीं पढ़ाते थे तीसरी चौथी वगैरह, ये सभी यूनिटें पढ़ाई जाएंगी या पढ़ाऊंगा मैं ही, मतलब उन पर भी वर्क करेंगे। चूँकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि संस्कृत ऑप्शनल में बहुत अच्छा रिजल्ट आए। कंप्लीट प्रथम पेपर पर पकड़ बनानी है, यानी कि कंप्लीट तैयार करना है, सभी यूनिट तैयार करना है, संस्कृत लिखना आना चाहिए फर्स्ट। अब क्या करने वाले हैं कि जो फर्स्ट यूनिट और 8वीं यूनिट थी, या जो ये यूनिटें हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है रिवीजन की। क्या आप रिवीजन करके गए थे? कितना रिवीजन आपके हुए थे? रिवीजन के लिए कुछ क्या है? अब इसके लिए मैंने सोचा है कि रिवीजन के लिए मैं क्या करूँगा कि अपने विद्यार्थी जो मेरे बैच ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए मैराथन बनाऊँगा, और जो प्रीलिम्स निकालेगा उसके लिए मैराथन क्लासेस प्रदान करूँगा। आप आराम से मैराथन क्लासेस देखिए, एक यूनिट को एक मैराथन क्लासेस में कंप्लीट करा दूँगा। जैसे कारक प्रकरण 1 मैराथन में ख़त्म, संधि 1 में ख़त्म, मतलब जो बड़ी यूनिटें हैं उसको थोड़ा सा, उसके बड़ी यूनिटों में जैसे व्याकरण की यूनिट बड़ी यूनिट है, काफ़ी महत्व की रखती है, तो इसके बारे में 3-4 बड़े बड़े लेक्चर होंगे 5-5 घंटे के। और बाकी जो एक लेक्चर में जैसे भाषा विज्ञान हुआ, 5वीं यूनिट हुआ, या दर्शन की यूनिटें हुआ, इनको एक एक लेक्चर में 10-10 घंटे के लेक्चरों में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। जो मेरे विद्यार्थी हैं उनको क्लास वगैरह ज्वाइन किए हैं तो उनको मैं प्रदान कर दूंगा, या जो ज्वाइन करेंगे अभी आगे या जो कर चुके हैं पहले भी, चूँकि मैं सभी के साथ न्याय करता हूँ, तो ये मैं आपको करूँगा। तो इससे क्या होगा, आप रिवीजन बार बार कर पाएंगे, कंटेंट को याद करना है। क्या कंटेंट याद करना आशय, यानी कि श्लोक थे आप लोगों को पेपर में याद, श्लोक कोटेशन आदि का प्रयोग नहीं करना, चूँकि याद ही नहीं होता है। गुणवत्तापूर्ण आंसर ना लिखना, यानी कि आंसर तो लिखते ही आते हैं। कई विद्यार्थी जो जैसे 200 नंबर भी आए हैं, उनमें से भी एक विद्यार्थी कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं, लेकिन क्या कोटेशन याद रही, क्या आंसर गुणवत्तापूर्ण लिख पाए? नहीं, ये प्रॉब्लम आती है, ध्यान रखो। तो कंटेंट याद करना है, श्लोक याद करना है, यानी कि बारंबार रिवीजन की कमी है, ध्यान रखो। तो रिवीजन करना है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गाइडेंस की कमी है। जो बाहर वाले विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी दे रहे हैं, 40 से 45 विद्यार्थी अभी वर्तमान समयों में ऑप्शनल से दे देते हैं जिनका मेंस निकलता है, लेकिन कम का सिलेक्शन क्यों हो रहा है? 4 का सिलेक्शन, 5 का सिलेक्शन होता है। अभी इस बार तो हो ही नहीं पाया है, नंबर लेकिन अच्छे रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है। और इस बार प्रीलिम्स भी कठिन था, तो अब देख रहे हैं कट ऑफ के हिसाब से इतना कठिन रहा, तो हो सकता है 30-40 का प्रीलिम्स ही ना निकला हो। संस्कृत देने वाले जो हैं 15-20 का निकला हो, क्योंकि इतने ही तो सामने आते भाई, असफल होने वाले भी सामने नहीं आए हैं विद्यार्थी, देख ही नहीं रहे हैं। मेरे अलावा किसी ने लेक्चर ही अपलोड नहीं किया है। जो 2-3-4 कोचिंग हैं वो लेकर के नहीं आएंगे ये सब बातें, क्योंकि उन्हें तो केवल कोचिंग ज्वाइन कराना है ना बच्चों को, उन्हें ऑप्शनल के रिजल्ट से, इन चीज़ों से मतलब है नहीं ना। और भी तो है कोचिंग संस्कृत की, लेकिन कर रहे हैं क्या? नहीं। तो फुल लेंथ टेस्ट लिखना है, ये सबसे बड़ी कमी रही है। और फुल लेंथ टेस्ट यानी कि यूनिट वाइज टेस्ट तो लिखे हैं, कुछ कुछ टेस्ट तो लिखे, फुल लेंथ टेस्ट समय से नहीं लिखे हैं इन विद्यार्थियों ने। मैंने बार बार कहा कि फुल लेंथ लिखो, फुल लेंथ लिखो, फुल लेंथ टेस्ट भी लिए, लेकिन लिखे क्या? नहीं लिखे, इसलिए नंबर कम रहे हैं। समझ पा रहे हो? जरूरी है फुल लेंथ टेस्ट लिखना, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ करके आए हो आप लोग, क्वेश्चन छोड़ करके आए हैं ये लोग, तो कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा ना।
ये वाली बात है। तो फुल लेंथ टेस्ट लगाना, इसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ही इस बार प्रीलिम्स होने वाला है और मैं ज़बरदस्ती लाइव टेस्ट लिखवाने वाला हूँ। वैसे मैंने क्लासेस से ये स्टार्ट कर दिया है अभी काम, अभी मैं लाइव टेस्ट लिखवाता हूँ। अब मैंने हर शनिवार को जो क्लासेस मेरी होती हैं, हर शनिवार को मैंने रखा है कि अब लाइव में आध घंटे में यानी कि 7 मिनट में ये उत्तर लाइव लिखवाऊँगा बिठा करके। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लोग लिख नहीं रहे हैं, तो मुझे ज़बरदस्ती लिखवाना पड़ेगा, चूँकि नंबर लाना है मुझे। संस्कृत ऑप्शनल नंबर सुधार के ही रखूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो लाइव यानी कि लाइव फुल लेंथ टेस्ट करूँगा और कंप्लीट टेस्ट लिखवाया करूँगा, ध्यान रखो। करने वाला हूँ। इनोवेटिव ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है, इनोवेटिव का बहुत सिखाया है। जिन्होंने मेरी क्लासें ली हैं क्या आप लोगों ने, बताओ। कुछ लोग ऐसे रहे हैं कि कई सारी क्लासें में उपस्थित ही नहीं हुए हैं, जो विद्यार्थी रहे जिनके कम नंबर आए हैं। हालांकि कुछ विद्यार्थियों ने क्लासेस ली हैं तो उनको लाभ भी हुआ है। तो इनोवेटिव ढंग से लिखना आपको क्लासेस में सिखाया जाता है कि इनोवेटिव ढंग से कैसे लिखना है, नई चीज़ों को कैसे जोड़ना है, आधुनिक संदर्भों को कैसे जोड़ना है, महत्व कैसे जोड़ना है, आधुनिक विषयों से लिंक कैसे करना है, कैसे कोटेशन को करना है, एक कवि को दूसरे कवि से कैसे आपको तुलनात्मक लिखना है, आप दर्शन का कैसे उपनिषद से मिलाकर के रिलेट करके लिखेंगे, यहाँ पर कैसे आप इनके महत्व को आधुनिक संदर्भ में बताएंगे। ये इनोवेटिव ढंग से प्रस्तुत करना है। कुछ प्रश्न ही समझ नहीं पाते हैं चूँकि संस्कृत नहीं आती है, यानी कि संस्कृत सीखना जरूरी है। मैंने संस्कृत के लिए बताया, मैं यानी कि संस्कृत लिखने संबंधी एक चुनौती आती है इन लोगों की कि संस्कृत लिख नहीं पा रहे हैं। तो संस्कृत लिखने के लिए मैंने बताया कि अनुवाद को स्टार्ट करेंगे। इनके लिए सभी प्रश्न अटेम्प्ट ना कर पाना, अब ये फुल लेंथ टेस्ट लिखोगे तो धीरे धीरे सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाओगे, यानी कि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आ रहे, कुछ नवीन प्रश्न आ जाते हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं, संस्कृत लिखना नहीं आ रहा है, इसलिए ये नंबर कम आए हैं। समझ पा रहे हो ना। और ये नहीं सुधारोगे, गाइडेंस में तैयारी नहीं करोगे तो नहीं आएगा, नहीं होगा सुधरेगा रिजल्ट। 210, 220, 230, 240 पर मर जाओगे, बस इतना ही रहेगा आपका रिजल्ट, ध्यान रखो। तो आपको मेहनत करनी है, आएगा रिजल्ट। जिसके 290 नंबर आए हैं उसने भी तो मेहनत ही की होगी ना, समझ पा रहे हो ना। तो कैसे 290 नंबर आए हैं, इसलिए चूँकि मेहनत, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। कंटेंट याद ना होना आशय, तो ये सब कंटेंट याद करने के लिए मैंने बताया मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, जिसमें रिवीजन होगा, केवल रिवीजन होगा। जिसने मेरे फुल लेंथ बैच पढ़े होंगे उसके लिए रिवीजन होगा, वही नोट्स होगा, शॉर्ट नोट्स बना करके मैं खुद दूंगा। अब ये लोग डिटेल्स का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, ये भी नहीं लिखा हमने। कितने लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाया है? शॉर्ट नोट्स बना करके याद करना, रिवीजन करना। अब मुझे ये काम करना पड़ेगा, यानी कि मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए। रिवीजन क्लासेस बनाने पड़ेंगे, ज़बरदस्ती लाइव टेस्ट लिखवाने पड़ेंगे, समय से लिखवाने पड़ेंगे। संस्कृत सुधारने के लिए बहुत अनुवाद पढ़ाना पड़ेगा, बोल करके आपसे बात करनी होगी संस्कृत में, थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। ये चीज़ों को करना होगा और ये आप करना। यदि आप ये नहीं कर पाते हो कृषि के गाइडेंस में, नहीं, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। यदि गाइडेंस में तैयारी आप नहीं कर रहे हैं तब मैं ये कहूँगा ये विषय कठिन है आपके लिए। इसमें ज़्यादा आप, हो सकता है आप भी नंबर ज़्यादा ना ले पाए। किसी भी अच्छे टीचर के गाइडेंस में जो मतलब रखता हो आपसे, ऑप्शनल को बढ़ाना चाहता हो, इस नंबर ठीक करना चाहता हूँ, मेहनत करता हो, उसके साथ आप तैयारी करिए। समझ में आ रहा? बाकी सेकंड पेपर का देखो काफ़ी अच्छा। अब देखो बात यह है कि फर्स्ट पेपर में कम क्यों रहा और सुधार क्या है सर आपके। सेकंड पेपर में भी वही सुधार रहेंगे। कुछ को सेकंड पेपर में कम नंबर आने के कुछ कारण क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। और फर्स्ट पेपर में ज़्यादा आने के कारण फर्स्ट और 8वीं यूनिट है, ये मैंने बता दिया। सीधे सीधे बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं, इसलिए सेकंड पेपर में 100% क्वेश्चन रिपीटेड आता है। सेकंड पेपर में 250 में से 250 ही मेरे नोट्स से था। अब मैं क्या ही बताऊं। फर्स्ट पेपर में 250 में से 200 अंक का मेरे नोट्स से था, तो वहाँ से 50, यानी कि टोटल 450 अंक का मेरे नोट्स से जो मैंने बना करके आपको 2000 से 2500 पेज का जो मैं प्रोवाइड करता हूँ क्लासेस वाले विद्यार्थियों को, उनके में से था। तो सबसे फिर दिक्कत क्या आया जब 250 में से 250 का आया? दिक्कत ये आया जो फर्स्ट यूनिट है ना, इसके लिए कंटेंट 300 पेज है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लगभग 300 पेज का नोट्स। ठीक है, 300 पेज का नोट्स, और इस 300 पेज के नोट्स का शॉर्ट नोट्स बनाना होता है 50 पेज में, 30 पेज में, 30 से 50 के पेज में। वो तो आप लोगों के ऊपर बनता है कि आप कैसे पेज पर बना रहे हैं, कितना शॉर्ट कर रहे हैं।
और अभी तो विद्यार्थी नहीं करते हैं। अभी ये शॉर्ट नोट्स में कहता था कि विद्यार्थी आप लोगों को डिटेल्स पढ़ा देता था, तरीका बता देता था शॉर्ट बनाना है, लेकिन लोगों ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया। और दूसरा ये ने का टाइम से लिखने का प्रयास नहीं किया। जैसे प्रकृति मधुरो भारवी ग्रहा भार महाकवि भारवी के प्राकृतिक सौंदर्य को निरूपित करने के उद्देश्य से ये बताया गया था, है ना। नारिकेल फल संमितम बचो भारवे जैसे कथन भी इसलिए ही प्रसिद्ध थे। ये सुंदरतम प्रकृति चित्रण करते हैं, प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रकृति वर्णन काव्य में रमणीयता लाता है और रमणीयता के साथ ही साथ काव्य को एक निकष और उत्कृष्टता पर पहुंचाता है। ये सब इसमें नहीं लिखा है इन्होंने। वाह्य प्रकृति अप्रकृति आंतरिक प्रकृति का वर्णन करते हुए बहुत सारी चीज़ें, यानी कि बहुत सारी चीज़ें थी। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि प्रकृति पर आया मेघे माघे गतम मया, ये तुलनात्मक अध्ययन लिखना था मेघ और माघ का। क्वेश्चन कैसे लिखना है, यानी कि इस यूनिट में सबसे बड़ी बात यह है कि डिमांड के अकॉर्डिंग क्या देना है। ये क्वेश्चनों की डिमांड नहीं समझ पाते हैं जो क्लास नहीं लेते हैं। दूसरी क्या है कि इस यूनिट में लगभग 100 श्लोक याद करने होते हैं, बहुत सारे श्लोक याद करने होते हैं, कोटेशन याद करने होते हैं, वो याद नहीं कर पाते हैं विद्यार्थी। तो याद करने वाली प्रॉब्लम इस यूनिट में रहती है। दूसरा, ये यूनिट से भी 100% संभूतिम असंभूतिम, नाम बदला है, विद्या विद्या के बाद है। इसका ऐसे श्लोक थे, संभूतिम चा संभूतिम चा यस्तद वेदो भयम सहा, है ना। संभूतिम मृत्यु तीर्वा असंभूतिम, सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो गया कि संभूतिम मृत्यु तीर्थवा असंभूतिम अमृतमश्नुते। तो इस प्रकार से ये श्लोक हैं, इसको लिख करके व्याख्याएं करनी थी। विद्या विद्या के बारे में श्लोक आ रहा। गीता के ज्ञान और कर्म और भक्ति योग ये भी रिपीटेड है, पढ़ाया है बहुत अच्छे से। इनके श्लोक याद करना है। अब मैंने पूछा तो क्या दिक्कत आ रहा, सर श्लोक याद नहीं आ रहे थे, श्लोक याद नहीं आ रहे थे, या फिर लिखा तो कुछ भी लिखा, नंबर कम आएंगे। सांप्रतिक प्रशासनिक कौटिल्य अर्थशास्त्र से उपादेयत्वम संयुक्त सोदाहरणम, समझ में आ रहा। ये भी पूछा, ये तो मैंने इतना अच्छा बना करके दिए हैं ये सभी, क्या ही बताऊं मैं आपको। मैंने ये कौटिल्य का प्रशासन में महत्व सीधे तौर पर मुझे अभी भी याद है 47 नंबर के पेज से 57 नंबर के पेज तक डायरेक्ट केवल कौटिल्य अर्थशास्त्र का आधुनिक प्रशासन में यूज क्या है ये दिया है नोट्स में। 57 पेज का नोट्स है कौटिल्य अर्थशास्त्र और केवल। तो देखिए मुझे तो पेज सहित याद है, किस पेज से कहाँ तक क्या लिखा है, कौन सा उत्तर कहाँ लिखा है, ये भी मुझे मालूम है। तो ये आपको याद करना थे, इनकी कोटेशन याद करने हैं ये 2 यूनिटों की। तो कुल मिलाकर के कि यहाँ व्यक्ति डिमांड नहीं समझ पा रहा है, यहाँ व्यक्ति डिमांड नहीं समझ पा रहा है, और डिमांड समझने के बाद ये कंटेंट रट नहीं रहे हो शॉर्ट नोट्स बना करके। इसके भी मैराथन बनाऊंगा, वही मैंने कहा जो पढ़ चुके हैं उनके लिए मैराथन बनाऊंगा जिससे आप रिवीजन कर पाएँ, ठीक है ना, ये वाली बात है। अब इसके बाद 5वीं यूनिट्स, ये भी 100% रिपीटेड है, लेकिन संस्कृत लिखना नहीं आता है। अब क्या ही बताऊँ, ये पढ़ करके गए थे विद्यार्थी, छोड़ करके आए हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन छूट गए हैं, कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन छोड़ोगे तो 200 ही नंबर आएंगे, ध्यान रखो। अब जैसे ये नहीं किया था, ये और ये सब किए हैं, तो कुल मिलाकर के अब ये क्वेश्चन छोड़ोगे 10 नंबर में से कंप्लीट ही घट जाएगा ना, तो ये नंबर कम है। इन श्लोकों की व्याख्या कोई परंपरागत तरीके से कर रहे हो आप लोग, वही ज़्यादा परंपरागत चीज़ें लग रहे हो, इनोवेशन कर नहीं रहे हो, क्यों पूछ रहा है श्लोक वो बता नहीं रहे हो, तो इनमें दिक्कत आ रही है। यानी कि इन यही कॉम्पिटिशन सर्वाधिक है और वहीं फेल हो रहे हो। तो ये सबसे बड़ी सेकंड पेपर की दिक्कत आ रही है कि आप जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पूर्ति कर रहे हो नहीं, जो कंटेंट है वो याद कर रहे हो नहीं, समय से लिख रहे हो नहीं, ये दिक्कत है। फुल लेंथ टेस्ट लिखे, कितने लिखे, नहीं लिखे, ये दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद ये सभी वही हैं देखो जो आ चुके हैं, इन सभी पर ये सब कुछ आ चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या ही बताऊँ, ये पहला ही लाइन आ चुका है, तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य, यानी कि आपको सब कुछ जानने योग्य तुम जान चुके हो, जो ग्रहण करने योग्य है सभी शास्त्र वो पढ़ चुके हो। तेना अल्पम अप्योपदेष्टव्यमस्ति, आपके लिए कुछ भी उपदेश देने के लिए नहीं है, केवल निसर्गता ही, कुछ निसर्गता ही प्राकृतिक कारणों से कुछ व्यक्तियों में दोष रहते हैं, जैसे कि अवानुवेद्यम रत्न आलोक छिद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। यौवन के दोष के बारे में कितना सीधा साधा है, अब इसमें बेहतरीन तरीके से लिख सकते थे, बहुत अच्छे तरीके से ये व्याख्याएं हो सकती थी, बट वही है याद करना, व्याख्या करना कैसा रहा है। इनमें कुछ नया इनोवेशन करना, परंपरागत तरीके से इन व्याख्याओं को ना करना, आधुनिक रिलेट करना, तुलनात्मक लगना, वर्णन करना, प्राकृतिक सौंदर्य उसके अनुपमेय को व्याख्यायित करना, अपनी भाषात्मक परिपक्वता को
इसमें बनाए रखना, साहित्यिक भाषा का अनुप्रयोग करना, ये सभी चीज़ें करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। जो करता है उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं ऑप्शनल में, यानी कि मेहनत करनी है मित्रों ऑप्शनल में। तो सामान्य तरीके से ऑप्शनल में नहीं आएंगे। यदि आप में मेहनत करने की दम है, समझ में आ रहा, तो आप ऑप्शनल को तैयार करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए संस्कृत ऑप्शनल को, क्योंकि ये सब पर नहीं बनेगा। जो अच्छे से मेहनत करेगा, गाइडेंस में रहेगा, उसी पर बनेगा। ठीक है, तो इसको मेहनत करना है। जिनके कम नंबर आए हैं, मैं आपके लिए क्या करूँगा, थोड़ा सा अनुवाद के लेक्चर, अनुवाद बहुत अच्छे से पढ़ना है, संस्कृत बेहतर करनी है, रिवीजन करके रिवीजन करना है और रटना है। ये दो चीज़ें सबसे बड़ी करनी है जिनके कम नंबर आए हैं। तीसरा, मतलब मेरे विद्यार्थियों को मैं सलाह ज़्यादा दे रहा हूँ, इस मेरे विद्यार्थी भी देखेंगे ये लेक्चर, समझ में आ रहा, तो जो पढ़ चुके हैं, अनुवाद बेहतर करना है, रिवीजन और रटना है इनको। तीसरा, मैराथन क्लासेस को बार बार देखना है, जो मैं बना करके दूंगा अभी, उसको आपको देखना है। तीसरा, जो छूट गए हैं यूनिट उनको भी पढ़ाऊँगा, तो वो भी पढ़ना है, बहुत डिटेल्स में पढ़ के जाना है। तो सब अनुवाद, रिवीजन, मैराथन पढ़ना, ये सब आपको करना है। दूसरा, सबसे बड़ी बात, मेरी बात माननी है। मेरी बात नहीं मानोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो एक अनुभव चाहिए और चीज़ों को समझना है। मैं इतने समय से लगा हूँ, एक अनुभव होता है, मैंने भी बहुत लोगों से गाइडेंस देख रहा हूँ, कॉपी चेक कर रहा हूँ, मेरी बात माननी है। और तीसरा, फुल लेंथ टेस्ट लिखने हैं। फुल लेंथ टेस्ट लिख करके चेक कराने हैं विथ समय से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम करना है जिन विद्यार्थियों के नंबर कम आए हैं। और कंटेंट गुणवत्तापूर्ण है ही आपका, जो मेरा कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं तो उनको दिक्कत ही नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो कंटेंट ही गुणवत्तापूर्ण बनाने की। इनके साथ ये है कि इन्हें रिवीजन करके रटना है, अनुवाद थोड़ा सा बेहतर करना है, मैराथन क्लासेस पढ़ना है और भी देखना है, फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, तो ये सब काम करने हैं। तो आप में से जो विद्यार्थी अभी तक संस्कृत तैयार कर रहे हैं अच्छे से वो करिए, जो नहीं कर रहे हैं वो मेरा आज ही आप ऑप्शनल के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कल शाम से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 25 अप्रैल से, मैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से लेक्चर कवर करवाने वाला हूँ। आंसर राइटिंग करूँगा, डेली आंसर राइटिंग होगी, शनिवार को फुल लेंथ लाइव टेस्ट होगा, गूगल मीट पर लाइव क्लासें होंगी, नोट्स आपको बिल्कुल आंसर फॉर्मेट में देखें, 20 ईयर के आपके पेपर भी कवर करते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन पर डिस्कशन करता हूँ। 20 ईयर के जो आए हुए हैं, टॉपर्स आंसर, मॉडल आंसर, जो भी अच्छे विद्यार्थी हैं, जैसे 142 किसी के नंबर 148 वगैरह नंबर आए हैं, जो भी नंबर आए हैं अच्छे तरह हैं वो दूंगा। और मैं मेंटोर दूंगा, गाइडेंस करूंगा। और इसके साथ ही अब मैंने बताया मैराथन भी दूंगा, अनुवाद भी सिखाऊंगा, संस्कृत भी दूंगा। तो और भी मैं साथ जो भी विशेषताएं हैं वो भी इसमें साथ में कवर होंगी। जिनको भी ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर मुझसे आज कॉल करके बात कर लीजिए। कल शाम तक ही आप, कल शाम को क्लास है तो इसलिए कल शाम को इसमें क्लासेस 4 बजे से 4:30 से क्लासेस स्टार्ट शाम को 6:30 तक है, तब बात कर लीजिएगा मुझसे। और इससे पहले यानी कि क्लासेस कल से ही स्टार्ट हैं तो आज ही आप एडमिशन जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं बंधुओं। और आपको मैंने पेपर बताया, कैसा पेपर आया, क्या समस्याएं हैं, फर्स्ट पेपर में क्या दिक्कतें हैं, सेकंड पेपर में क्या समस्याएं हैं, दोनों मैंने समझाया है और आपको ये बात बता दी है। जो भी आपके प्रश्न होंगे आप पूछ सकते हैं, मुझे कॉल करके जानकारी ले लीजिएगा बैच की। और जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, गाइडेंस पे पढ़ना चाहते हैं, जो सेल्फ करना चाहते हैं आप सेल्फ करिए। ये आपने देख लिया कि रिजल्ट क्या कैसा रहा है, ये सब मैंने बता दिया है। यहाँ मैं नंबर अकेले इसलिए लाया हूँ चूँकि राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार है, तो सभी की मार्कशीट वगैरह ये सब आपको सामने यहाँ ला नहीं सकता हूँ, दिखाऊँगा नहीं, चूँकि आपको जो नंबर चाहिए वो मिल गया। आपको नाम से क्या करना है, किसके आए हैं, क्या कैसे हैं, ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो ठीक है मित्रों, आज हम की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आपको मदद हुई होगी और जो भी बात है आप मुझसे बात कर लीजिएगा। ओके मित्रों, तो आज इतना ही क्लास रखते हैं। धन्यवाद। फिर आप बताइएगा क्या चाहिए, वो मैं आगे ले आऊँगा टॉपिक्स।